हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे 6 क्लास के ज्योग्राफी का 7th चैप्टर जिसका नाम है हमारा देश भारत। यानी कि भारत कहने का मतलब है जिस देश में हम लोग रहते हैं, हमारा देश, और इसका क्या भौगोलिक विस्तार है। इस पूरे लेसन में, इस पूरे अध्याय में हम लोग इसी पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कि क्या है भारत। क्या है? एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। यानी कि इन सभी से क्या है, भारत घिरा हुआ है, हमारा देश घिरा हुआ है। अब इसका क्षेत्रफल क्या है? तो इसका क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी कि पूरा पूरा इसको बोलें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार जो है लगभग 3,200 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि यह कहा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार कितना है, तो 3,200 किलोमीटर है। अब देखते हैं कि पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2,900 किलोमीटर तक है। ठीक है, यानी कि 2,900 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण कितना है, तो 3,200 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय जो ये महामरुस्थल है, मैदानी भाग हैं उत्तर के, फिर आसमान पठारी सतह, उसके बाद देखते हैं कि तटीय भाग, द्वीप समूह, ये सभी क्या हैं, स्थल रूपों से इसको विभिन्न बनाते हैं, अलग अलग बनाते हैं और इसकी विविधता को दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ जलवायु, वनस्पति, अन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति भी क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। इस भिन्नता में भी हम एकता पाते हैं, एकता को देखते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यानी कि अनेकता में एकता के सूत्र में हम बंधे हुए हैं। हम क्या देखते हैं कि हमारा राष्ट्र क्या है, अलग अलग यहाँ की भाषाएं हैं, अलग अलग बोली है, अलग अलग पंथ के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, हम एक साथ रहते हैं। ठीक है, और यही हमारी क्या है, विशेषता है। यानी कि अनेकता में एकता और विविधताओं में एकता वाला हमारा देश है। अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी क्या है, तो यहाँ की आबादी यानी कि लगभग 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है, 121 करोड़। ठीक है, यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अधिक जनसंख्या वाला देश है। यानी कि चीन नंबर 1 पर है और हमारा देश नंबर 2 पर है जनसंख्या में। अब हम देखते हैं कि प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। ठीक है, यह क्या होता है, 3 तरफ से जल से घिरा होता है, प्रायद्वीप उसको हम बोलते हैं। अब हम यह देखते हैं कि क्या आप जानते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बड़े देश जिनका विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। ठीक है, यानी कि पूरब से पश्चिम जिसका विस्तार ज़्यादा होता है, यानी कि देशांतरीय विस्तार जिसका ज़्यादा होता है, उन वहाँ पर क्या होता है, मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। ठीक है, और आपको पता हो तो मैं बता दूँ कि ये रूस में कितना है, तो 11 है। रूस में क्या है, ये 11 मानक समय है। अब हम देखते हैं कि स्थिति क्या है भारत की। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये हमें पता है। अब कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर देश के क्या है, लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। ये जो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर है उसी को हम कर्क रेखा बोलते हैं, उसी की चर्चा हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और नीचे यानी कि 23.5 डिग्री नीचे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा से नीचे, उसको हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं पीछे के क्लास में, आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लेंगे। अब हम क्या देखते हैं कि कर्क रेखा क्या है, देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। ठीक है, अक्षांशों के बीच है, माने अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और फिर हम क्या देखते हैं, पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है, पूरब तक, यानी कि देशांतरीय विस्तार भारत का कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। अब देखते हैं कि बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो पश्चिम से पूरब का विस्तार है, ठीक है, वह कितना है, यानी कि देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, तो आप 97 से लगभग 68 को
घटाते हैं तो यह 29 के लगभग एक तरह से ये एक दिया जाता है, ठीक है, एक राउंड फिगर में। तो यह 29 डिग्री यह इसका अंतर पाया जाता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया है कि आप जब 29 का अंतर देखते हैं तो कितना अंतर हो जाएगा, लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। चूंकि ये क्या होता है, 1 डिग्री का अंतर क्या किसका सूचक होता है, 4 मिनट का, ठीक है। 1 डिग्री हम पीछे इसको पढ़ चुके हैं, आप उस क्लास को जरूर देख लेंगे कि क्योंकि समय को मालूम करने में पीछे के क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो क्या है कि 29 डिग्री ये अलग हो जाता है, 29 डिग्री मतलब भिन्न पाया जाता है 97 से 68। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ से यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश में जो चीज़ें हैं वो और एक गुजरात के कच्छ में जो चीज़ें हैं वहाँ से क्या होता है कि आपको बहुत अंतर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि समय में लगभग 2.5 घंटे का अंतर हो जाता है, ठीक है। 30 चौका 120, यानी कि आप यह मान के चले कि 120 मिनट इज इक्वल टू 2 घंटे, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। तो इसको पाटने के लिए क्या किया गया है कि इसके बीच के समय को माना गया है, ठीक है। यानी कि 82.5 डिग्री को हमने क्या मान लिया है, अपना एक समय का मानक मान लिया है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हम देखते हैं कि इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटा हो जाएगा, ठीक है, लगभग 2 घंटे का होगा। जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। तो वहाँ 29 हो रहा था लगभग, तो आप 30 को मान करके 3 चौका 12, तो कितना हो जाता, 120 मिनट हो जाता, ठीक है। 120 मिनट इज इक्वल टू 2 घंटे। आप इसको इस तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब हमने क्या किया है कि पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है, ठीक है। अब आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। ये क्यों माना गया, ठीक है, यही अंतर, इस अंतर को पाटने के लिए माना गया, ठीक है। यानी कि जो अंतर हो रहा था 2 घंटा, उसको कम करने के लिए ये चीज़ें की गई हैं। इनके बीच को हमने मान लिया है, 68 और 97 के बीच की जो चीज, बीच का जो आता है उसको हम मान लिए हैं। तो इस याम्योत्तर को भारत का ये मानक याम्योत्तर कहा जाता है, ठीक है, भारत का मानक याम्योत्तर हम इसको कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है, ठीक है। तो 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई हैं, भारत से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ से आप भारत को पूरा ये जो भाग है इसको देख सकते हैं। यहाँ से ये अफ़गानिस्तान से कुछ हिस्सा मिलता है, पाकिस्तान से मिलता है, ठीक है, और फिर मिलता है चीन से, नेपाल से, ठीक है, ये आपका नेपाल से मिलता है, और भूटान से, बांग्लादेश से और म्यांमार से, इस प्रकार से इनसे मिलता है। और इधर आपका बांग्लादेश से मिलता है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से ही भारत की स्थलीय सीमा है, ठीक है। ये बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा को बनाता है। यहाँ से आप देखेंगे कि गोल गोल इस तरीके से घुमा हुआ है पूरा बांग्लादेश, इसी से घिरा हुआ है, भारत से ही घिरा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। तो इस प्रकार से इन 7 देशों से घिरा हुआ है, नेपाल सहित। तो 7 इसके स्थलीय सीमा वाले जो देश हैं उनसे ये मिल करके सीमा बनाता है, सीमा रेखा बनाता है। अब हम क्या देखते हैं कि दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप यानी कि मालदीव तथा श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ये आप उनको देख सकते हैं, ठीक है, कि मालदीव और जो ये श्रीलंका है, यानी कि श्रीलंका यहाँ है, आप इसको देख सकते हैं। इस प्रकार से ये 2 देश हैं जिनसे हमारा देश जल सीमा से मिला हुआ है। और ये पाक जल संधि से क्या होता है, श्रीलंका अलग होता है इंडिया से, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखेंगे आप। अब हम क्या देखते हैं कि दिल्ली है भारत की राजधानी। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य है गोवा, ठीक है। राजस्थान क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और गोवा सबसे छोटा है, ठीक है। अब राज्यों को फिर सुविधा के अनुसार से हम जिलों में बांटते हैं। अब हम देखते हैं कि जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं, ठीक है। अब जो नदियां हमारे देश में बहती हैं, ठीक है, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती हैं तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती हैं, ठीक है। ये मतलब नदी जहाँ से होकर के बहती हैं वहाँ पर निक्षेपित कर दी जाती हैं। सहायक नदी क्या है, तो एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती हैं तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती हैं, ये क्या कहलाती हैं, सहायक नदी कहलाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप जलोढ़ निक्षेप फिर सहायक नदी, इनको याद रखेंगे।
अब हम क्या देखते हैं कि भौतिक विभाजन किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। तो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि ये पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह, ठीक है। इस प्रकार से इनको हम बांटते हैं। अब उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय, ठीक है। अब संतरी का कार्य करता है, यानी कि हमारे पहरेदारी का काम करता है, पहरेदार का कार्य करता है। अब हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, ठीक है। हम इसको 3 मुख्य श्रृंखलाओं में बांट देते हैं। ये श्रृंखलाएं हैं, यानी कि सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, ठीक है। यानी कि ये आप जितने भी ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं वो यहीं पाई जाती हैं, ठीक है, हिमाद्री में। अब क्या देखते हैं कि मध्य हिमालय या हिमाचल, ठीक है, ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थल यानी कि हिल स्टेशन वगैरह इसमें पाए जाते हैं। 5 पहाड़ी स्थानों का नाम बतलाइए, आप इसको बताएंगे, देखेंगे इसको मैप वगैरह में देख करके और खुद से इसको ढूंढने का कोशिश करेंगे और आप कमेंट बॉक्स वगैरह में ज़रूर इनका नाम बता देंगे। तो अब हम क्या देखते हैं कि शिवालिक क्या है, सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, ठीक है। अब हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में कहाँ है, भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं, ठीक है। ये किससे बने हैं, तो जो ये नदियाँ हैं बहती हैं और इनकी जो सहायक नदियाँ हैं इनके निक्षेपों से ये बनी हुई हैं। अब नदियों के ये मैदानी भाग जो हैं वो कृषि के लिए उपजाऊ भूमि हमें प्रदान करते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यही कारण है कि इन मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, ठीक है, लोग ज़्यादा रहते हैं। अब भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल है, ठीक है, का क्या है, महामरुस्थल है, यानी कि जो राजस्थान का क्षेत्र है। अब यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है, यानी कि पेड़ पौधे बहुत कम हैं। अब उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। इसकी आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है, ठीक है, इसकी आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है। अब हम क्या देखते हैं कि जो ये यानी कि प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। अब इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा होता है। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी क्या है, बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला में से एक है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदी भी बहती है। ये किससे बहती है, तो ये बहती है विंध्य तथा सतपुड़ा, ठीक है। तो इस एरिया से ये निकल करके बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं। आप इनको याद रखेंगे कि पश्चिम की तरफ ये बहने वाली 2 नदियां हैं जो नर्मदा और ताप्ती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये नहीं गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में क्या है, पूर्वी घाट स्थित है। अब पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ है, एक समान रूप से है, ठीक है। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वह एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है और असमान है। ये इसमें क्या है, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है, ठीक है। अब पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान जो है वह क्या है, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा है पश्चिमी तट से, ठीक है। अब वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, वहाँ जो है पूर्व की ओर यानी कि पूर्व दिशा में बहने वाली बहुत सारी नदियाँ हैं, यानी कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये इधर से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब हम देखते हैं कि ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरवन का डेल्टा है, ठीक है, क्या है, सुंदरवन का डेल्टा है। अब कुछ ये चीज़ें दी हुई हैं बॉक्स में, इनको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो डेल्टा का, सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण किससे हुआ है ये आप समझ सकते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर इनका निर्माण हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। अब हम देखते हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टे की आकृति त्रिभुजाकार है, ठीक है। अब डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है।
जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस मुहाने को हम क्या कहते हैं, मुहाना कहते हैं नदी का। अब देखते हैं प्रवाल क्या होता है। ठीक है, प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, यही प्रवाल है। ठीक है, ये क्या होते हैं, छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉपिल बोलते हैं। इनको पॉपिल कहा जाता है। जब जीवित पॉपिल मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉपिल की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है। जो अन्य पॉपिल होते हैं उनकी वृद्धि क्या होती है, तो इन जो ठोस कंकाल हैं, ये जो ठोस कंकाल होते हैं उन्हीं के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीप का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये प्रवाल द्वीप है। ये क्या है, ये मरे हुए जो छोटे छोटे समुद्री जीव हैं उनके कंकाल होते हैं। ठीक है, प्रवाल द्वीप का निर्माण इसी से होता है। अब हम देखते हैं, ये सुनामी वगैरह आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है कि कैसे हम अलग बनाते हैं, कैसे जो स्थलीय चीज़ें हैं, स्थलीय जो क्षेत्र हैं पृथ्वी के, वो अलग हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में जो है वो दो द्वीप समूह हैं। भारत में क्या है, दो द्वीप समूह है। कौन कौन, तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूरी पर स्थित प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप क्या है, प्रवाल द्वीप है। यानी कि ये, इसका निर्माण किससे हुआ है, तो पॉपिल से हुआ है। जो छोटे छोटे समुद्री जीव हैं उनके एक जीवाश्म से हुआ है, उनके अवशेष से हुआ है। अब कौन, एक और द्वीप समूह है, वह क्या है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। यह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह भारत से कहाँ है, दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो यह अरब सागर में है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो यह बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे। अब हम क्या देखते हैं कि जो जितने भी द्वीप समूह हैं वो किस प्रकार से, यानी कि समुद्र में होते हैं या जो बंगाल की खाड़ी है वो उसमें पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं, चारों तरफ से कट जाते हैं मेन लैंड से। ठीक है, और इस प्रकार से द्वीप समूह का निर्माण होता है, एक आइलैंड का निर्माण होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इसमें बहुत कुछ देखा, पढ़ा और समझा है। आप बहुत ही एकाग्रता के साथ पढ़ रहे हैं। आप इसी तरीके से वीडियोज़ देखते रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।